अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस। मुझे आवाज से क्लियर कर दें, आवाज सब कुछ क्लियर है ना? आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि मैं स्टार्ट करूं। और लाइव स्ट्रीमिंग में भी कोई मसला तो नहीं है आवाज का? इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसको लेके चलते हैं आगे 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तक न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग इसको वाइंड अप करेंगे। आपको पता है कि बिजनेस की इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है आपके मतलब सबसे ज़्यादा इस पर्सपेक्टिव में कि आपको पता हो कि इसमें से कितने % मार्क्स जो हैं वो पेपर में आने ही आने हैं। हर हालत में आपको ये पेपर में वो पूछेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हेड ऑफ इनकम में से आपके एटलीस्ट 15 के करीब मार्क्स जो हैं वो एग्ज़ामिनर ने पूछने ही पूछने हैं। एज़ पर द पास्ट 3 अटेम्प्ट अगर मैं बात करूँ ऑटम 22 कर लें, स्प्रिंग 22 कर लें, ऑटम 21 कर लें। इन तीनों अटेम्प्ट में इनकम फ्रॉम बिजनेस में से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिटिकल क्वेश्चंस भी जो हैं वो बिजनेस में से आ रहे होते हैं। तो बिजनेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लाइक अगर आपको बिजनेस बिल्कुल भी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। परसों आपको 100% बिजनेस जो है वो फिंगर टिप्स पे होगा। और बिजनेस जो है वो आसान भी है, इसमें से मार्क्स भी इजीली आ जाते हैं। हेड ऑफ इनकम बड़ा है बट इजी है। इसमें से क्रैमिंग वाली चीज़ है, बड़ी सर्टेन है। ज़्यादा जो चीज़ें इसमें से हैं वो समझने वाली हैं, अंडरस्टैंड करने वाली हैं।
इसकी न्यूमेरिकल शीट्स आप लोगों के पास अवेलेबल होगी। वो न्यूमेरिकल शीट्स में जितने रूल्स लिखे हैं उन रूल्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। दैट विल बी इनफ फॉर यू इसमें से न्यूमेरिकली मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्रैमिंग वाली चीज़ें इसमें से कम है, ज़रा समझने वाली है, अंडरस्टैंड करने वाली है। अगर आप वो कर लेते हैं पेपर आपका पास हो जाएगा। हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है: सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इनको हमने अच्छी तरह घोल के पी लिया था और हमने कहा था कि इसमें से कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम अब किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसमें से भी न्यूमेरिकल एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स करते हुए अप टू 40 मार्क्स तक का सवाल जो है वो इसमें से आना ही आना है। ये तो मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी किस्म के प्रॉब्लम, किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए इन 4 हेड्स ऑफ इनकम में। ये हेड ऑफ इनकम रह गया। ये हेड ऑफ इनकम वैसे बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको तरीके से करें तो ये इजी हेड ऑफ इनकम है। आप इसमें से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लाइक आज से 10 दिन पहले आप जहाँ टेक्स्ट पे स्टैंड कर रहे थे, आज की मैं बात करता हूँ, आपको विजिबल अपनी तैयारी में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होगा कि यार पेपर जो है मेरा डूएबल है। देखिए, अगर सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन चारों हेड्स ऑफ इनकम में से अगर 40 नंबर का पेपर आता है, आप जो लेट्स सपोज अगर आपको 35 नंबर का पेपर आया है, अगर आप 20 नंबर यहाँ से सिक्योर कर लेते हैं, मैं बड़ा ही बहुत लो लेवल पे जा रहा हूँ। बिजनेस का एरिया आपका 15 से 20 नंबर का आना है, आप 10 नंबर बिजनेस से सिक्योर कर लें। ये उसके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही फारग बच्चा है। और सेल्स टेस्ट का 30 नंबर का एरिया आना है, उस सेल्स टेस्ट के एरिया में से आप 15 नंबर सिक्योर कर लें। मरे से मरा बच्चा भी 15 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, आपके 45 मार्क्स बन जाते हैं। इसके अलावा बेसिक्स वाले चैप्टर कुछ कर कर आके पेपर आपका इजीली पास हो सकता है। बस आपको अपने ऊपर यकीन रखना है। मैं सिलेक्टिव स्टडी की बात नहीं कर रहा, चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी हमने करनी है और सारी ही की हैं, बट मैं आपको अप्रोच की बात बता रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है। लाइक आप बिजनेस, हमने अगले 2-3 दिनों में बिजनेस फाइंड अप करना है, उसके बाद हमने सेल्स टैक्स की तरह उसकी प्रैक्टिस करनी है। बिजनेस और सेल्स टैक्स अगर आप दोनों मिला लें तो ये अराउंड 40 से 45 नंबर बनते हैं। बिजनेस और सेल्स टैक्स दोनों को कंबाइन करके 40 से 45 नंबर बनते हैं। इस 40 से 45 नंबर में से 25 नंबर सिक्योर कर सकते हो। अगर आप इसमें से 25 नंबर सिर्फ इन 2 एरिया से सिक्योर कर सकते हो, बाकी जो रिमेनिंग एरिया है वहां से भी आपके मार्क्स जो हैं वो इजीली सिक्योर हो जाएंगे। तो आपका पेपर जो है ये बड़ा आसानी क्या हो सकता है, पास हो सकता है। लाइक 10 डेज अगो और आज कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? यकीन हो रहा है पेपर पास हो जाएगा? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस। बिजनेस को लेके चलते हैं। बिजनेस में से जो चीज़ क्रैम करने वाली होगी वो मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा, वो क्रैम करती जानी है। बाकी रूल्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपने डेवलप करनी है ताकि आपका चीज़ें जो है वो याद रहें। और न्यूमेरिकली कैसे इनको लेके चलना है वो भी हम डिस्कस आउट कर लेंगे। अब बिजनेस में क्या कुछ शामिल है उसको देखते हैं। बिजनेस कैसे कहते हैं? बिजनेस कहते हैं कोई भी ट्रेड को, कॉमर्स को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशन या वोकेशन या कोई भी एडवेंचर या कोई भी ऐसा कंसर्न जो ये ट्रेड कॉमर्स के साथ मुंसलिक है, इनके साथ हो रहा है, ये सारा क्या कहलाता है? ये सारे का सारा आपका बिजनेस कहला रहा होता है। बस एम्प्लॉयमेंट इसमें नहीं आ रही होती। बिजनेस को समझने के लिए एक बेसिक चीज़ जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपका जो भी बिजनेस होगा, जो भी बिजनेस का अकाउंटेंट होगा, उस अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। उसने क्या बनाया होता है? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो उसने बना के दिया होता है कि जी ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके मुताबिक मैंने इतनी सेल्स की हैं, इतनी परचेजेस की हैं, इतनी मेरे एक्सपेंसेस थे। उसके मुताबिक उसने अपना एक अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाला और वो कहता है जी मैं इस अकाउंटिंग प्रॉफिट जो मैंने कैलकुलेट किया है
इस प्रॉफिट के मुताबिक मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ। ये मेरा प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट के ऊपर जो भी रेट है वो रेट आप अप्लाई करें, और रेट अप्लाई करने के बाद जो टैक्स बनता है वो टैक्स आप क्या कर लें, मुझसे कलेक्ट कर लें। लेकिन जब वो अपना प्रॉफिट टैक्स वालों के पास लेके जाता है, टैक्स वाले कहते हैं क्या ये प्रॉफिट आपने एज पर टैक्स रूल्स कैलकुलेट किया है? कहते हैं अगर इसको आपने एज पर टैक्स रूल्स कैलकुलेट किया फिर तो ठीक है, अगर इसको आपने एज पर टैक्स रूल्स कैलकुलेट नहीं किया तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा और इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को एडजस्ट करके आपने टैक्सेबल प्रॉफिट पे कन्वर्ट करना है, और टैक्सेबल प्रॉफिट कन्वर्ट करने के बाद वो जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आप रेट अप्लाई करके क्या करेंगे, आप अपना टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। ये चीज़ जो है वो हमने बेसिकली क्या सीखनी है, हमने यहाँ पे सीखनी है हेड ऑफ इनकम नो डाउट बड़ा है, हेड ऑफ इनकम नो डाउट बड़ा है, लेकिन इसमें से डूएबल हेड ऑफ इनकम है, इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड या लेस होने वाली हैं, कैलकुलेशंस इसमें इतनी इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपको सैलरी और वो 4 हेड्स ऑफ इनकम अगर वो आपसे हो रहे हैं, अगर वो आपको आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको लेके चलते हैं, देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। अब बिजनेस की बात करते हैं तो सेक्शंस का जुम्मा बाजार लगा हुआ है कि जी इनकम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है, स्पेशल एक्सपेंडिचर्स की बात की जा रही है, सब कुछ है। लेकिन अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो न्यूमेरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, उन्हें मैं क्या करता जाऊंगा, उन्हें मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 18 बिजनेस क्या होता है। अब ये सारी अंग्रेजी लिखी हुई है सेक्शन नंबर 18 के मुतालिक। ये अब अगर आप समझ रहे हैं कि आपको सेक्शन नंबर 18 को रटे मारने हैं, हिल हिल के याद करना है, ऐसी बात नहीं है। आप इसको रीड करें, इसको समझें। इसमें सिंपल बताया हुआ है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिजनेस का पार्ट बन रही होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिजनेस में शामिल होती हैं, वो आपने बयान करनी है। अब सिंपल सी बात है, कहता कोई भी इनकम जो टैक्सेबल है, जो किसी भी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं कर रही और जो इस वे से कमाई जा रही है, वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगी। वो कौन कौन सी इनकम होगी, जो आप प्रॉफिट्स वगैरह कमा रहे होते हैं, जो गेन्स वगैरह कमा रहे होते हैं। प्रॉफिट्स आते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज को, नॉर्मल सेल परचेज के साथ। गेन्स वगैरह आपके आ रहे होते हैं एसेट्स को बेच के, एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके, जो वहाँ पे गेन, जो वहाँ फायदे वगैरह आप पहुंचा रहे होते हैं, वो आपके आते हैं। उसके अलावा कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी से, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज से या इस तरह की एसोसिएशन से आप गुड्स वगैरह सप्लाई करके, सेल करके, सर्विसेज वगैरह सप्लाई करके, प्रोवाइड करके जो पैसे कमा रहे हैं, वो भी आपके बिजनेस का पार्ट बन रहे होते हैं। उसके अलावा टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप हायर करते हैं, लीज आउट करते हैं, उससे जो पैसे आपके आ रहे होते हैं, वो भी आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनते हैं। रिमेंबर यहाँ पे हम जिक्र कर रहे होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का, लाइक गाड़ियां हो गई, एसेट्स हो गए, कार्स हो गई, मशीन्स हो गई, इनको अगर आप लीज आउट कर रहे हैं, इनसे जो पैसे आ रहे हैं, ये आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहे होते हैं। रिमेंबर अगर ये प्रॉपर्टी इमूवेबल हो ना, तो उसको अगर आप कभी भी लीज आउट करेंगे या कभी भी उसको रेंट आउट करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट जो होगा वो हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। ये चीज आपने कभी भी नहीं भूलनी। उसके अलावा ये पॉइंट नंबर डी जो है, ये पेपर में अभी तक टेस्टेड नहीं है, पेपर में पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा बेनिफिट या कोई भी ऐसा परक्विजिट, चाहे वो कन्वर्टेबल इनटू मनी है या नहीं है, लेकिन अगर आपने वो अर्न किया है बाय योर पास्ट, प्रेजेंट या प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर रिलेशनशिप, तो वो जो होगा वो भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि मलिक रियाज ने कहा जी हमारा डीएच बिल्ड करके दे दो, हम तुम्हें 100 मिलियन देंगे। उसने कहा ठीक है मैं बिल्ड कर देता हूँ। उसने बिल्ड करके दिया तो उसको साथ एक प्लॉट भी दे दिया। अब उसे प्लॉट क्यों दिया गया है, उसको प्लॉट इसलिए दिया गया बिकॉज उसका एक बिजनेस रिलेशन था। उसको उस बिजनेस रिलेशन की वजह से क्या दिया जा रहा है, ये फायदा, ये बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर उसका ये बिजनेस रिलेशन ना होता तो क्या उसे प्लॉट मिलना था? कभी भी नहीं मिलना था। तो ये प्लॉट का मिलना क्या होगा, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा, उसको हम उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट कर रहे होंगे।
सिमिलरली ये जो बेनिफिट है, ये जो है परक्विजिट या बेनिफिट है, इसमें क्लियरली बताया हुआ है कि ये जो प्रॉफिट ऑन डेट होता है या इंटरेस्ट वगैरह होता है या जो लोन लिया हुआ है, अगर ये लोन माफ़ कर दिया जाए किसी बिजनेस का तो ये भी बेनिफिट होता है। और ये बेनिफिट जो है अगर आपका लोन माफ़ कर दिया गया है तो ये भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। उसके अलावा जो मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो मैनेजमेंट फ़ी वगैरह अर्न कर रही होती हैं, वो जो मैनेजमेंट फ़ी वगैरह होती हैं वो भी इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनता है। अब इसमें तो सिर्फ एक दफ़ा रीड करें और आगे बढ़ जाएँ, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कैलकुलेशन या क्रैम करने वाली चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जिसका मेन काम, मेन मकसद ही प्रॉफिट ऑन डेट अर्न करना है, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो गए, इनका मेन काम क्या है, इनका मेन मकसद क्या होता है कि इन्होंने बोरिंग्स करनी है, इन्होंने लोन लेना है और इन्होंने क्या करना है, लोन देना है। जब ये लोन देते हैं मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। अब चूंकि इनका मेन काम इंटरेस्ट अर्न करना, प्रॉफिट ऑन डेट अर्न करना है, तो जो इनको प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह मिल रहा होगा वो इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। लेकिन आप इंडिविजुअल हैं और हमने इंडिविजुअल के लिए पढ़ा है कि अगर किसी इंडिविजुअल या ईओपी को कोई प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह अर्न हो रहा है तो वो 5 मिलियन तक है तो एनटीआर का पार्ट सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगा। अगर 5 मिलियन से ऊपर है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पार्ट बन जाएगा एनटीआर का। अब वो इंडिविजुअल के लिए अदर सोर्स में जाता है, लेकिन अगर कोई बिजनेस है, कोई बैंक वगैरह है, उनको जो इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा होगा, जिनको सूद वगैरह मिल रहा होगा, वो उनके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा। सिमिलरली ये जो प्राइवेट बैंकिंग ये बैंकिंग कंपनीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, या इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की होती है म्यूचुअल फंड में या इक्विटी फंड वगैरह में, उनसे जो इनको प्रॉफिट वगैरह मिल रहा होता है वो भी इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनते हैं, उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट नहीं बन रहा होता। ये भी आपने याद रखने वाली चीज इसमें से नहीं है। उसके अलावा कोई भी लेसर है, चाहे वो स्केड्यूल बैंक है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर या कोई भी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी मुदारबा कंपनी है, कोई भी लीजिंग कंपनी है, जिसने कोई भी एसेट लीज आउट किया है, लीज पे दिया हुआ है, चाहे वो उसका अपने एसेट था या नहीं था, लेकिन जो उसको लीज रेंटल वगैरह मिल रहे होते हैं वो भी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहे होते हैं। जैसे कम बैंक्स हैं, ये गाड़ियां किराए पे देते हैं, गाड़ियां लीज पे देते हैं, उससे जो इनको ये लीज एंड रेंटल्स मिल रहे होते हैं वो उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहे होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर प्रॉपर्टी लीज पे देंगे ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, अगर ये अपने एसेट्स वगैरह लीज पे दे रहे हैं तो इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। और अगर आ, ये सबलेटिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। वो तो तमाम रूल्स जो हम वहां पढ़ के आए थे वो सारे के सारे क्या हो रहे होते हैं, यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। अब इतनी ज़्यादा बातें इसमें से पेपर में टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नहीं है कि अगर आप इनको हिल हिल के याद कर रट्टे मार रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको सुन लिया, इनको बात को दफा रीड आउट कीजिएगा, चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपने फिर आगे मूव कर देना है। ये सेक्शन नंबर 18 जो है वो सिंपल हमें क्या बताता है कि ये हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इसके बारे में गाइडेंस दे रहा होता है, इसके बारे में कह रहा है कि ये इसमें होगा और ये इसमें इनकम का पार्ट बनेगा। उसके बाद फिर स्पेकुलेशन बिजनेस है। स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रा आपने काइंड ऑफ क्रैम करना है, खासतौर पर एक्सेप्शंस ये कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो स्पेकुलेशन बिजनेस में फॉल नहीं कर रही होती, ये इंपॉर्टेंट है, ये रट्टा मारने वाली चीज़ है। अब स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है कि ये कोई भी बिजनेस जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी, जिसमें स्टॉक्स भी शामिल हैं, शेयर भी शामिल है, और ये periodically या अल्टीमेटली सेटल हो रहा है, खत्म हो रहा है, अदरवाइज अदर देन एक्चुअल डिलीवरी, कि आपने ना कमोडिटी ट्रांसफर की है ना डिलीवरी ली है, लेकिन आपने उसको सेटल आउट कर दिया है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका स्पेकुलेशन बिजनेस कहला रहा होता है। अब ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, सट्टे का कारोबार होता है, बैठे बिठाए आपने चीज पकड़ी, डिलीवरी भी नहीं ली, बेच दी। जैसे आपने प्लॉट्स की फाइल का नाम सुना होगा, आप फाइल लेके आते हैं, अभी आपका प्लॉट अलॉट ही नहीं किया होता, आगे फाइल चिपका देते हैं, फाइल बेच के प्रॉफिट कमा के बैठे होते हैं। सारा कुछ स्पेकुलेशन बिजनेस है ये। लेकिन इसमें 3 चीजें जो हैं वो नहीं आएंगी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ताकि अपने आप को फ्यूचर लॉस से बचाना चाहते हैं, आप प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए
जो आपके रॉ मटेरियल वगैरह है अब उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आएगा, बल्कि ये नॉर्मल बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा। इसके अलावा जो डीलर होते हैं जिनके स्टॉक हाउस में इन्वेस्टर्स वगैरह है, अगर वो अपने आप को सिक्योरिटीज के लॉस से बचाने के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या होगा, उनका नॉर्मल बिजनेस का पार्ट बनेगा, वो उनकी इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट नहीं बन रहा होगा। सिमिलरली ये जो स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप के या फॉरवर्ड मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे होते हैं फॉर जॉबिंग आर्बिट्रेज, लाइक अपने आप को लॉसेस वगैरह से बचाने के लिए, तो ये भी इनके नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट शामिल होंगे, ये स्पेकुलेशन बिजनेस में शामिल नहीं हो रहे होंगे। तो ये चीज़ें जो है इनको आपने रट्टा मारना होगा। इस एग्जांपल है नीचे, ये पास्ट पेपर का ये अटेम्प्ट का सवाल है, ऑटम 15 की अटेम्प्ट है, सॉरी स्प्रिंग 16 की अटेम्प्ट उसमें पूछा हुआ है कि इन अगस्त 2015 LT signed a future contract with Mubarak Enterprise for the purchase of 5,000 metric tons of maize at 15,800 per metric ton। ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम 500 मेट्रिक टन जो मेज है मकई है आपको बेच देंगे इस रेट के मुताबिक, और डिलीवरी हमने कहा था हम आपको अक्टूबर में करेंगे। अब बेचने वाले ने ही एग्रीमेंट कर लिया कि उस दिन अगर जब तुम डिलीवरी लेने आओ, तुम्हारा अगर मूड हुआ तो सारी की सारी लॉट जो है हमें बेच देना, हम तुमसे खरीदने के लिए एग्री होंगे उस दिन जो भी मार्केट प्राइस प्रिवेल कर रही होगी उसके ऊपर। वो अक्टूबर में गया, उसने कहा हाँ भाई, उसने कहा अक्टूबर में प्राइस 18,040 है, उसने कहा ठीक है सारा तुम ले लो मुझे नहीं चाहिए, तो उसने डिलीवरी भी नहीं ली और सामान भी बेच दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, उसको प्रॉफिट भी हो गया 1.2 मिलियन का। ये जो उसने प्रॉफिट वगैरह कमाया है ये किसका पार्ट बनेगा, ये उसके इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट बनेगा, ये उसकी स्पेकुलेशन गेन होगा, हम इसको सेक्शन नंबर 19 के मुताबिक वहां पे ट्रीट कर रहे होंगे। अब इसको अलग करते क्यों है, बिकॉज स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस का ट्रीटमेंट है ना वो अलग होता है, वो चेंज होता है। सो दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको अलग लेके चल रहे होते हैं, हम इसको नॉर्मल बिजनेस के साथ ट्रीट नहीं करते। इससे पहले एक और सेक्शन ऐसा था जो सेक्शन नंबर 37-38 था, इसमें 38 के आइटम्स के लॉस का ट्रीटमेंट अलग होता है। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं उसको अलग लेके चलते हैं, अदरवाइज चीजें सेम होती हैं। तो स्पेकुलेशन के लॉस का ट्रीटमेंट अलग होता है, इसलिए हम इसको 18 से क्या करते हैं सेपरेट लेके चलते हैं, और अगर इनके कोई कॉमन एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं तो वो हम अपोर्शन वगैरह कर लेते हैं। तो लॉस का ट्रीटमेंट क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का अलग होता है, तो दैट्स व्हाई हम इसको नॉर्मल बिजनेस से सेपरेट लेके चल रहे होते हैं। ये इनकम की बातें इतनी नहीं है कि इनकम क्या क्या होंगी क्या क्या नहीं होंगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहानी शुरू होती है, वो शुरू होती है एक्सपेंडिचर से मुतालिक, एक्सपेंसेस कौन कौन से क्लेम करने हैं, कितने क्लेम करने हैं, कौन कौन से नहीं होंगे, उसके ऊपर उसने पूरी डिटेल पूरा उसने हमें दबिस्तान दिया हुआ। अब इसमें दो सेक्शन है, एक सेक्शन तो बड़ा छोटा सा बड़ा नन्ना मुन्ना सेक्शन है, दैट इज एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स का, कि वो एक्सपेंडिचर जो आपको अलाउड है, जो आप क्लेम कर सकते हैं, जो आप अपने बिजनेस में से डिडक्ट करवा सकते हैं, आप अपने बिजनेस में से लेस करवा सकते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स कहला रहे होते हैं। ये सेक्शन नंबर 20 है। इस सेक्शन नंबर 20 में ना हमें उसने थोड़ी सी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, और बड़ी कैटेगोरिकली लिस्ट उसने हमें दी है कि ये बातें हैं जो जो इसमें आ रहा है आप उसे क्या कर लो, क्लेम करते जाओ। अब वो कौन कौन से हैं, कहता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए किए ना, वो आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। मतलब कोई भी खर्चा जो सोलली एंड एक्सक्लूसिवली आपके बिजनेस के लिए हो रहा है, आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, आप उसको लेस करवा सकते हैं। अब वो कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं, जैसे आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स है, रेंट है, सैलरीज है, वेजेस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, ये पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स पे कर रहे हैं, एक्चुअल बैड डेट हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस वगैरह पे कर रहे हैं, सिक्योरिटीज वगैरह पे कर रहे हैं, उसके अलावा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए खर्चे पे कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी फी, रेगुलेशन फी पे कर रहे हैं, सारे बिजनेस से रिलेटेड है। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो बिजनेस से रिलेटेड है, आप सिंपल क्या कर लें, उसे क्लेम कर लें, ये आपको अलाउ है, ये इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, इसका बेनिफिट दिया हुआ है। तो बड़ा कैटेगोरिकली उसने ये बात बता दी है कि कोई भी एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए होंगे वो क्या हो सकते हैं, वो क्लेम हो सकते हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, आप उन्हें लेस करवा सकते हैं। हमने कहा ठीक है, ओके। जब उसने हमें बता दिया है कि तमाम एक्सपेंसेस जो हैं हम लेस करवा सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं, तो ठीक है। जब उसने एक बात बता दी तो ये लिस्ट जिंदगी में कभी भी आपने याद नहीं करी, तो एग्जांपल्स है।
इस एग्जांपल में उसने जब एक जनरल बात कर दी है, वो तमाम एक्सपेंसेस जो बिजनेस से मुतालिक हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, दैट विल बी ओके, दैट विल बी इनफ, दैट्स इट। ठीक है, तो मसला कहाँ पे होगा? मसला जाके देखेंगे आगे, जहाँ पे उसने मना किया कि ये एक्सपेंसेस क्लेम नहीं करनी, तो हमने लिस्ट तैयार नहीं करनी। इसके अलावा वो कहता है कि अगर कोई भी एनिमल्स वगैरह आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं जो अदर देन स्टॉक इन ट्रेड है। देखिए, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि आपका कैटल फार्म है, आप उन एनिमल्स को खरीद रहे हैं, आप उन एनिमल्स को बेच रहे हैं, और वो एनिमल्स जो उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं वो आपका स्टॉक कहलाता है। अब जो स्टॉक है, जब वो बिकेंगे, रेवेन्यू आएगा, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में लेस होकर चले जाते हैं। वो है जी आपका स्टॉक इन ट्रेड। अदर देन स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है कि आपके पास जानवर तो है लेकिन आप जानवर नहीं बेच रहे। जैसे आपकी कोई डेयरी इंडस्ट्री है, आप वहां पे मिल्क प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, आप मक्खन बना के बेच रहे हैं, चीज बना के बेच रहे हैं, आपकी चीज की फैक्ट्री है, तो यहाँ पे आप क्या करें, चीज आइटम्स बेच रहे हैं। अब चीज आइटम्स आपकी इन्वेंट्री है, उसको बिक रहे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल होनी चाहिए, लेकिन उस चीज को बनाने के लिए आपको मिल्क चाहिए, और मिल्क के लिए आपने क्या रखी होंगी, काउस रखी होंगी, गाय रखी होंगी। अब ये जो गायें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी क्या होंगी, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड होंगी, जो आपके बिजनेस में एज अ यूज हो रही हैं। या और भी कोई एनिमल्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस में। अब ये एनिमल्स हैं, इनकी भी लाइफ जो है इन्फिनिट तो नहीं होती, कुछ अर्से तक इस्तेमाल होंगे, बाद में यूजलेस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आप गाय ला के रखी हुई हैं, बाहर बांधी हुई थी, रात को बारिश हुई, बिजली गिरी, सुबह उठे सारी की सारी गाय मर गई हैं, बीमार हो सकती हैं, या इनकी लाइफ होती है, लाइफ खत्म हो सकती है, तो क्या करेंगे? अब बीमार हो गई हैं, यूजलेस हो गई हैं, तो आप कहेंगे जी यहाँ गाय मर गई है या भैंस मर गई है, आप कहेंगे जी मुझे लॉस हो गया, मेरा लॉस है, मैंने खर्चा चार्ज करना है। क्योंकि खर्चा सारा तुमने चार्ज नहीं करना। अगर तुम्हारे ये एनिमल्स हैं जो अदर देन स्टॉक इन ट्रेड है, जो स्टॉक इन ट्रेड में नहीं है, अगर वो यूजलेस हो जाते हैं या मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो आपने लॉस तो रियलाइज करना है, उस लॉस को आपने एक्सपेंस आउट तो करना है, बट इस फॉर्मूले के तहत क्या करेंगे, आप उसको एक्सपेंस आउट करेंगे कि आपने एक्चुअल वो एनिमल कितने का लिया था जी। मैंने 5 लाख रुपए की गाय ली थी, नीली गाय थी, नीली भैंस थी, वो ली थी मैंने, कितनी अमाउंट रियलाइज करेंगे, आप उसको देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाय जो है वो यूजलेस हो गई है मिल्किंग पर्पस के लिए, आप जाके क्या करेंगे, कसाई को बेच देंगे, बीमार हो गई है कसाई को बेच देंगे, या मर गई है तो उसका गोश्त निकाल के कहीं और बेच देंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाल जो है वो कहीं और बेच देंगे। तो देखते हैं कि वो यूजलेस होने के बाद या डेथ होने के बाद कितनी अमाउंट उससे रिलाइज हो रही है। 5 लाख की ली थी, यूजलेस हो गई है, उसकी टांग टूट गई है, अब आपने कहा ठीक है मेरे किसी काम की नहीं है, कसाई को बेच देते हैं, कसाई ने कहा जी मैं दूंगा इसका सिर्फ आपको 40,000 रुपया। तो आपने कहा ठीक है, 40,000 रियलाइज हो रहा है मुझे। नेट लॉस कितना हुआ है आपको? आपको लॉस हुआ 4,60,000 रुपए का। ये जो है, ये 4,60,000 नेट अमाउंट, ये क्या करेंगे, आप इसको अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर रियलाइज करवा रहे होंगे, ये आपका खर्चा होगा, इसे आप क्या करेंगे, रियलाइज कर रहे होंगे। ये वाला पॉइंट जो है ये पेपर में टेस्टेड नहीं है, इसके पेपर में आने के चांसेस जो है काफी ज्यादा ब्राइट है। पेपर में ये आ सकता है कि इस तरह से आपने इसको लेकर चलना होता है। जैसे एग्जांपल हम एक दो लेते हैं कि हबीब डेयरी लिमिटेड जो है, उसने 3 गांव परचेज किए हैं 1 लाख के हिसाब से टैक्स ईयर 2001 में। वैक्सीनेशन कॉस्ट जो है थी हर गाय की 2,000 रुपए की हुई। वन काउ बिकम परमानेंटली डिसेबल्ड एंड सोल्ड फॉर ₹20,000 इन टैक्स ईयर 2003। कंप्यूटर डिडक्शंस अलाउड अंडर द बिजनेस इनकम हमने बतानी है, कौन कौन सी डिडक्शंस जो है वो उसको अलाउ होती है। तो इसको रीड करें।
अब देखें हमने क्या कि कितना एक्सपेंस होगा, तो जब 2001 में आपने गाय खरीदी थी, तो 2001 में आपने उसकी वैक्सीनेशन वगैरह करवाई थी कि ये आपने इसकी वैक्सीनेशन करवा दी है, उसको टीके लगवा दिए, 2000 रुपया एक गाय का। तो 2000 इंटू 3, 6000 जो वैक्सीनेशन कॉस्ट आई थी, वो 2001 में आपने क्या कर दी होगी, एक्सपेंस आउट शो कर दी होगी। आपने कहा ठीक है जी, एक्सपेंस हो गया, मसला ही कोई नहीं है। 2003 में आपकी एक गाय यूज डिसेबल हो गई, आपने कहा जी ठीक है बेच देते हैं। अब वो कितने की ली थी, लाख रुपए की, कितने की बिकी, 20,000 रुपए की। नेट कितना बचा, 80,000। ये जो 80,000 है इसे आप क्या करेंगे, अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये आपका एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेके चल रहे होते हैं। अभी पॉइंट पेपर में आ सकता है, बता दिया आपको इसे कैसे लेके चलना है, नॉट अप टू यू। जैसे कोई एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूडेड में जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवा रहे थे, उसमें 4 लाख आपने शामिल किया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 cows एज दे बिकम परमानेंटली यूजफुल फॉर मिल्किंग पर्पस। के 2 गायें थी वो यूजलेस हो गई थी मिल्किंग पर्पस के लिए, अब उनका दूध वगैरह नहीं आप निकाल सकते। तो आपने कहा ठीक है जी, इनको स्क्रैप कर दो, इनको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दो, हम इन्हें बेच देते हैं। दीज काउस were originally purchased for TL's dairy farm in फैसलाबाद for 2 लाख ईच। उसने वो 2 लाख की ली थी और उसने 2 लाख पे क्या कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया। हालांकि वो उसने एक गाय जो है वो 80,000 की बेची थी और इसकी एंट्री नहीं हुई थी। तो हम कहेंगे भाई तुमने ट्रीटमेंट गलत लिया। पहली बात है, तुमने ये 4 लाख रुपए को एक्सपेंस आउट किया, ये तो नहीं होना चाहिए। इसे हम क्या करेंगे, जो उसने 4 लाख वहां पे लेस करवाया है, हम इसे क्या करेंगे, एड बैक करवा देंगे कि ये एड बैक हो जाएगा। हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका टैक्स के मुताबिक जो एक्सपेंस है वो निकलवाएंगे। गाय कितने की थी, 2 लाख की थी, कितने की बिकी, 80,000 की। कितने का पर गाय लॉस हुआ है आपको, 1,20,000 का। तो दो, 240। तो 240 जो है आप क्या कर रहे होंगे, आप इसको एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे, आप इस 240 को अपना खर्चा शो कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप इसे पेपर में शो कर रहे होते हैं। उसके अलावा जब आप फिक्स एसेट्स वगैरह लेते हैं, जब आप एसेट्स वगैरह खरीद रहे होते हैं, तो अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है आपने कि आप एसेट्स का कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं करते, कभी भी। अब ये नहीं होता कि एसेट खरीद के लेके आए हैं, 10 लाख की मशीनरी ली है या प्लांट लिया है, तो आपके लिए तो मेरा खर्चा हो गया है, मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दूंगा, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना दूंगा। ऐसा नहीं होता। बल्कि हम क्या करते हैं, हमने जो एसेट वगैरह खरीदे होते हैं, हम उन्हें कैपिटलाइज करते हैं और बाद में ओवर द लाइफ उन्हें हम क्या कर रहे होते हैं, डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। हम उनकी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई एसेट वगैरह खरीदे होंगे, तो उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, इन्हें हम लेस करवा सकते हैं। लेकिन कभी भी एसेट्स वगैरह जो है वो कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है ये क्या रखनी है, हमने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है। उसके बाद अगर दो बिजनेसेस आपस में मर्ज हो जाते हैं, मर्जर वगैरह होते हैं, तो जो मर्जर कॉस्ट होती है वो भी क्या हो सकती है, लेस हो सकती है, और लेस करवा रहे होते हैं। एक कंपनी ए थी और एक कंपनी बी थी। कंपनी ए और बी मिलके कंपनी सी बन गए हैं। तो उनको आपस में मर्ज होने पे जो उनके फाइनेंशियल चार्जेस इनकर हुए होंगे, जो उनके एडवाइजरी चार्जेस वगैरह इनकर हुए होंगे, वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, क्लेम हो सकते हैं। जो नई कंपनी सी बनी होगी वो उन्हें क्या कर लेगी, एक्सपेंस आउट कर लेगी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 20 है, जिसमें उसने हमें बताया है कि अगर ये खर्चे करोगे तो इन्हें आप क्या कर सकते हो, इन्हें हम क्लेम कर सकते हैं। बड़ा छोटा सा सेक्शन है, इसमें सिर्फ उसने हमें गाइडेंस दी है कि इफ यू आर डूइंग दिस एक्सपेंस यू कैन क्लेम दिस, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है।
अमलगमेशन कहते हैं जब दो कंपनीज आपस में मर्ज होती है, उसे अमलगमेशन कहते हैं। ये लेस करवाने हैं आपने, इसका क्या आपने क्या ट्रीटमेंट करना है? अगर आपके अकाउंटेंट ने सही लेस किए हुए तो ठीक है, अब हम इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मैं मेरे ख्याल से बिजनेस बंद करता हूँ, पहले मैं आपको रिटर्न्स करवा देता हूँ, ये कर लूँ पहले मैं। पता नहीं, अजीब लोग हैं, ग्रो अप होते ही नहीं है। इधर क्या बात चल रही है, आप अपने बीच में बैठे होते हैं करने के लिए। सेक्शन नंबर 20 तक कहानी कोई नहीं डिफरेंस। सेक्शन नंबर 20 तक जो है वो बहुत इजी चलती है, कोई मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही जा रहा है एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग चल रही है। बिजनेस की कहानी जो असल है वो सेक्शन नंबर 21 में, जो इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इनको हमने क्या करना है, लेके चलना है कि कैसे क्लेम होंगे कैसे क्लेम नहीं होंगे, इनके बारे में बात करनी है। अगर आपको सेक्शन नंबर 21 आता है ना, अगर आपको सेक्शन नंबर 21 की समझ आ गई कौन कौन सी चीज इनएडमिसिबल है, कौन कौन सी चीज आपको अलाउ नहीं है एज एक्सपेंस क्लेम करने के लिए, बिजनेस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, बिजनेस आपका डन हो जाता है। अब इसको समझने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, उसको जरा हमने क्या करना है, यहाँ पे लेके चलना है, उसको हमने देखना है। देखें, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसने बनाया होगा? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा अकाउंटेंट भाई साहब ने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक, जो अकाउंटिंग रूल्स हैं उसके मुताबिक उसने तमाम प्रॉफिट या तमाम लॉस वगैरह उसने लिखे होंगे, जिसपे उसने सेल्स रिकॉर्ड की होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस की होगी, बाद में एक्सपेंसेस वगैरह सारे लेस किए होंगे, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया होगा। और ये फिर कह रहा होगा जी इस प्रॉफिट पे जो हमने कैलकुलेट किया है इस पे रेट लगा के ये टैक्स बनता है और ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। जब ये जाएंगे कहेंगे एफबीआर को टैक्स हमारा ये बनता है, आप हमसे ये टैक्स ले लें, एफबीआर कहेगा भाई एक मिनट, ये तुमने टैक्स कैसे निकाला है, ये तुमने कैसे अपना प्रॉफिट बनाया है? ठीक है, देखिए आपको सामने बना हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इस प्रॉफिट के ऊपर मैंने ये रेट लगाया, टैक्स आ गया। ये कहेंगे हम आपके इस प्रॉफिट को मानते ही नहीं है, ये आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटिंग रूल्स, हम इसको नहीं मानते। कहेंगे हमें प्रॉफिट चाहिए था एज पर टैक्स रूल्स, आपने निकाला एज पर अकाउंटिंग रूल्स, तो इसलिए इसे क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब उसकी एडजस्टमेंट्स हम कैसे करेंगे? उसकी एडजस्टमेंट्स के लिए कहेंगे ठीक है हम आपको बताते हैं कैसे की जाएंगी एडजस्टमेंट उसकी। वो कहता है ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये जो आपने निकाला है, इसको पकड़ा जाएगा। इसमें से हमने सेक्शन नंबर 21 में एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, पूरी लिस्ट हमने सेक्शन नंबर 21 में क्या दी हुई है, हमने प्रोवाइड की हुई है कि अगर ये तुमने एक्सपेंस किया है तो तुम क्लेम नहीं कर सकते। तो तुमने वो लिस्ट पढ़ी थी? आप कहेंगे नहीं मैंने नहीं पढ़ी थी। कहेंगे ठीक है, अब ये एक्सपेंसेस जो हमने मना किए थे तुमने लेस किए हैं, तुम इन्हें ऐड बैक करो। तो कौन से? ठीक है, डेप्रिसिएशन, हम हमेशा कहते हैं कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम नहीं हो सकती, टैक्स डेप्रिसिएशन होगी। तुमने यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन चार्ज की है? जी मैंने तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज की है। आपने यहाँ पे लेस की होगी, ये क्या करवा देंगे, प्रॉफिट में ऐड बैक करवा देंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल अलाउ नहीं है, ऐड बैक हो जाएगा। जितनी भी प्रोविजंस हैं अलाउ नहीं है, आप अकाउंटेंट ने लेस की होगी, टैक्स वाले कहेंगे भैया ये आपको अलाउ नहीं है, कभी भी आप इसको लेस नहीं करवा सकते, वापस क्या करें, इसको ऐड बैक करें। इम्पेयरमेंट लॉस लेस किया होगा, टैक्स वाले अलाउ नहीं करते, ऐड बैक हो जाएगा। डिप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगी। तो क्या है, सेक्शन नंबर 21 में उसने हमें प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड की गई है, अगर हमने ये एक्सपेंडिचर्स किए तो ये एक्सपेंडिचर्स हमें डिसअलाउ है। अगर वो डिसअलाउ है, अगर हमने लेस किए हुए थे
हम वो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। जो हमें अलाउ थे, जो हमने नहीं किए, वो हम लेस करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो आ जाएगी। कितनी बनती है, कितनी नहीं बनती, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्चुअली हमने ये चीज़ सीखनी होती है कि ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जो एक्सपेंडिचर्स हमें अलाउ नहीं थे और वो हमने कर दिए थे, वो हमने ऐड बैक करने हैं। जो अलाउ थे वो हमने लेस करने हैं, और हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल में भी हमने जो चीज़ सीखनी है वो यही है कि कौन कौन सी चीज़ प्रॉफिट में ऐड बैक होगी, कौन कौन सी चीज़ प्रॉफिट में लेस होगी, ताकि हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो कैलकुलेट हो जाए। गॉट इट? अब सेक्शन नंबर 21 में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। सबसे पहली बात है कि वो तमाम टैक्सेस जो आपके प्रॉफिट्स या आपके गेन्स के ऊपर लगे हुए हैं, आप उन्हें कभी भी अपना एक्सपेंस नहीं शो कर सकते, कभी भी। हमने न्यूमेरिकल्स की हैं, न्यूमेरिकल्स में भी हमने देखा था कि जो हमारा टैक्स डिडक्ट होता है, हम उसको विद होल्डिंग टैक्स में सबसे एंड पे जाके टैक्स लायबिलिटी में से रिड्यूस करवा रहे होते हैं। न्यूमेरिकल्स में देखा, हमने न्यूमेरिकल्स में सीखा है ना ये, कि सबसे एंड पे जाके हम उन्हें क्या करवा रहे होते हैं, हम उन्हें लेस करवा रहे होते हैं कि भाईजान ये मेरी टैक्स लायबिलिटी आई है, ये मैं एडवांस टैक्स सारे पे कर चुका हूँ, ये इसमें से मैं लेस करवा रहा हूँ। यही काम कहते हैं बिजनेस में भी, कि वो तमाम टैक्स जो आपने पे किए हैं, जो आपके प्रॉफिट्स के ऊपर लग रहे थे, जो आपके गेन्स के ऊपर लग रहे थे, आप उन्हें कभी भी अपना बिजनेस का एक्सपेंस शो नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी डिस्पोज की है, मैंने ये कैपिटल एसेट डिस्पोज की है, इसके पे मेरा इतना टैक्स था तो ये मैं अपना बिजनेस एक्सपेंस चार्ज कर दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो जो आपका टैक्स पे होगा, वो जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, आप जब अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे उसमें आप उसकी एडजस्टमेंट करवा लीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, आप इन्हें कभी भी लेस नहीं करवा सकते। जैसे आप जो रिटर्न फाइल करते हुए टैक्स पे करते हैं, या जो कमिश्नर ने आपका टैक्स असेस करती है, वो जो सेल्स टैक्स आपने पे किया इनपुट टैक्स के ऊपर, जो फॉरेन इनकम के ऊपर आप टैक्स पे करके आए, तो ये तमाम टैक्सेस वो हैं जो आपके प्रॉफिट्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। इन्हें आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, ये कभी भी क्लेमेबल नहीं है। आप इन्हें कभी भी अपना बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेकर नहीं जा सकते। हाँ, वो तमाम टैक्सेस जो आपके बेस कर रहे हैं अदर देन प्रॉफिट, जैसे टोल टैक्स पे करना, कस्टम ड्यूटी पे करना, व्हीकल टैक्स पे कर देना, ये प्रॉफिट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे। ये जो टैक्सेस वगैरह हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट्स पे बेस नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्हें अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे, वो क्या कर सकते हैं, आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। और वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, आप उनको क्लेम नहीं कर सकते। जो नॉन प्रॉफिटेबल होंगे वो क्या होंगे, क्लेमेबल नहीं होंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई अमाउंट आपने अर्न की है जो आपकी बिजनेस इनकम का पार्ट बन रही है, और अगर वो अमाउंट पे होते हुए आपका टैक्स डिडक्ट हो गया है, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी ये जो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है ये मेरा एक्सपेंस है, ऐसे नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 लाख रुपया कमाया है और 2 लाख रुपए जब आपको रिसीव हुए हैं, अगर उन्होंने 20,000 रुपया बीच में से टैक्स का डिडक्ट करके आपको 1,80,000 पे किया है, आप कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरी जो इनकम है वो 1,80,000 है। ये आप कभी भी नहीं कह सकते, कभी भी नहीं। आप यही कहेंगे कि मेरी इनकम जो है वो 2 लाख ही है। वो जो मेरा 20,000 रुपया टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो आप जाकर उसको विद होल्डिंग में एडजस्ट करवा लेंगे। आप इस 20,000 को अपना एक्सपेंस शो करते हुए अपनी इनकम को रिड्यूस नहीं कर सकते।
ये भी चीज़ आपने क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा कोई भी पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, किसी की पेमेंट आप कर रहे हैं और आपको कहा गया था कि वो पेमेंट करते हुए आपने उस पेमेंट में से टैक्स जो है वो विदहेल्ड करना था, टैक्स काट के पेमेंट करनी थी। फॉर एग्जांपल आपने किसी रेंट की या सैलरीज की या कुछ भी पेमेंट्स करनी थी, आपने टैक्स डिडक्ट करना था, टैक्स काट के पेमेंट करनी थी और वो टैक्स काट के आपने गवर्नमेंट को जमा करवाना था। आपने अगर वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया, आपने वैसे ही पेमेंट कर दी है, अब आप एक्सपेंस क्लेम करने जाएं, जी देखें जी ये मेरा खर्चा, ये मैंने क्लेम करना है, मुझे अलाउ कर दें, क्योंकि भाईजान आपको कहा था जब आपने पेमेंट करनी है टैक्स काट लेना। क्या टैक्स काटा था? आप कहेंगे नहीं, कहेंगे दौड़ दो, कोई नहीं क्लेम कर सकते, 1 रुपया भी आपको क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। तो इसके लिए लाजमी है कि अगर किसी भी पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट करना था तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था। अगर नहीं किया तो आप उस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे को सैलरी पे करनी थी 7 लाख रुपया, अब 7 लाख रुपए के ऊपर उसका टैक्स बनता था 2500 रुपया। इन्होंने कहा था कि अगर 6 लाख से ऊपर जिसको भी सैलरी पे करोगे उसका टैक्स जो है वो आपने काट लेना है, काटने के बाद आपने उसको अमाउंट पे करनी है। आपने उसको टैक्स नहीं काटा सैलरी में से, आपने उसको 7 की पेमेंट कर दी। अब जब आप उस 7 लाख की सैलरी को अपना एक्सपेंस क्लेम करने जाएंगे, ये नहीं करने देंगे, कहेंगे जब हमने तुम्हें कहा था, तुमने वो बात पूरी की, कहेंगे नहीं, कहेंगे दौड़ दो, आप इसे कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है कि अगर आपने स्टॉक वाला स्टॉक या इन्वेंट्री परचेज की हो, ये वाला पॉइंट जो है स्प्रिंग 22 में आ चुका हुआ है रिसेंट न्यूमेरिकल में। अगर आपने स्टॉक की पेमेंट की है, स्टॉक वगैरह परचेज की है, तो आपने उसकी पेमेंट करनी थी। उसके लिए भी लाजमी था कि अगर आप स्टॉक की पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपका टैक्स डिडक्ट करना बनता है, आपने टैक्स काट के अगले को पेमेंट करनी थी। आपने लाख रुपए की इन्वेंट्री ली, इन्वेंट्री लेके आए, उसने कहा पेमेंट करो, पेमेंट करनी थी तो उसका टैक्स डिडक्ट करना था। टैक्स डिडक्ट होना था यहाँ पे अंडर सेक्शन 153 सब क्लोज 1 के तहत, जो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आपने टैक्स नहीं काटा, वैसे की वैसे ही सारी पेमेंट कर दी, अब यहाँ पे जब आप अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट लेस करवाने जाएंगे ना, डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे, ये पैसे किसको पे किए हैं, ये मैंने इनसे स्टॉक लिया था, स्टॉक की पेमेंट करते हुए क्या टैक्स डिडक्ट किया था? जी सर टैक्स डिडक्ट नहीं किया था। ये कितने का स्टॉक लिया था? आप कहेंगे जी लाख रुपए का स्टॉक लिया था, कहेंगे इस लाख का 20% जो है ये आपको डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब 20,000 रुपया जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपके प्रॉफिट में हम ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि आपने ये पेमेंट जो है वो टैक्स डिडक्ट किए बिना ही क्या कर दी है, कर दी है। तो अगर आप इन्वेंट्री वगैरह परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री की पेमेंट कर रहे हैं, और अगर आपने इन्वेंट्री की पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो 20% जो होगा उस इन्वेंट्री का आपके ऐड बैक कर दिया जाएगा, आपके प्रॉफिट का पार्ट बना दिया जाएगा। उसके अलावा अभी हम पढ़ रहे थे कि अगर आपने कोई पेमेंट वगैरह करनी है तो पेमेंट करते हुए आपने टैक्स जो है वो डिडक्ट करना था, टैक्स डिडक्ट करके आपने पेमेंट करनी थी। आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, आपने ऐसे ही पेमेंट कर दी। आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, आपने ऐसे ही पेमेंट कर दी। आप उसको एक्सपेंस क्लेम करने के एफबीआई वालों ने कहा भाईजान ये टैक्स तो आपने पे ही नहीं किया, अब आप एक्सपेंस क्लेम करने आ रहे हैं, मैं तो नहीं क्लेम करने दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है, मैं टैक्स पे कर देता हूँ, कितना टैक्स था? उसने कहा ठीक है। अगर कोई भी पेमेंट ऐसी थी जिसके ऊपर टैक्स बनता था, आपने वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया, लेकिन खुद से अपनी पॉकेट से टैक्स पे कर दिया, डिपार्टमेंट को जमा करवा दिया, इस केस में वो क्या करेगा, वो आपको अलाउ कर देगा कि ठीक है, आप
अब इसे एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। आपको वो जो एक्सपेंस जो है वो अलाउ हो जाएगा, आप उसे क्या करेंगे, आप उसको अपनी इनकम में से लेस करवा देंगे, लेकिन सिर्फ उस एक्सपेंस को, वो जो आपने अपनी पॉकेट में से टैक्स पे किया होगा, आप कभी भी उस टैक्स को अपने एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। वो क्योंकि टैक्स था, वो कभी भी आप लेस नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है बीच में कि आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी थी 6.5 लाख रुपया। अब 6.5 लाख रुपया सैलरी पे करनी थी, तो उसमें से टैक्स जो है था वो डिडक्ट करके, टैक्स काट के फिर सैलरी आपने पे करनी थी। अब टैक्स फॉर एग्जाम्पल बनता था 2500 रुपया, आपने टैक्स नहीं काटा, सैलरी पे कर दी। अब जब आप 7.5 6.5 लाख की सैलरी को एक्सपेंस रिकॉर्ड करने गए होंगे कि जी ये एक्सपेंस है, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मुझे क्लेम करने दिया जाए, कहेंगे सैलरी 6.5 लाख की तुमने पे की है, 2500 टैक्स था, क्या डिडक्ट किया है? आप कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं क्लेम कर सकते। अब कहेंगे यार एक मिनट, मैं खुद टैक्स पे कर दूं फिर क्लेम कर सकता हूँ? कहेंगे ठीक है। अब वो 2500 टैक्स जो एम्प्लॉय का काटना था, वो आपने उसका टैक्स नहीं डिडक्ट किया, बल्कि खुद आपने पे कर दिया, तो अब आपको वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सैलरी के केस में याद रखिएगा कि वो 6.5 लाख नहीं, बल्कि 6,52,500 अलाउ होगा। बिकॉज हम जिस सैलरी में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अगर एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर पे कर दे तो वो उसकी सैलरी का पार्ट बन जाता है। अगर सैलरी के ऊपर कोई भी टैक्स था, वो एम्प्लॉयर ने नहीं डिडक्ट किया था और खुद से जाके पेमेंट कर दी उस टैक्स की, तो वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। फिर वो 6.5 लाख नहीं, बल्कि वो टोटल अमाउंट जो है वो एज अ एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या कर रहा होगा, लेस करवा रहा होगा। ये चीज जो है आपने यहाँ रखनी है। सैलरी वाला पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने वहां पे पढ़ा था सैलरी वाले पॉइंट पे कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस वगैरह है, कोई भी सैलरी है, सैलरी पे की जा रही है, उस सैलरी में से अगर आपने टैक्स जो है वो खुद पे कर दी है, तो जो टैक्स पे किया होगा वो एम्प्लॉय की इनकम का पार्ट बन जाएगा, तो टोटल एक्सपेंस होगा वो फिर आप क्लेम कर रहे होंगे। गॉट इट? उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये भी स्प्रिंग 22 में एग्जामिनर पूछ चुका है कि अगर आप रिटेल आइटम्स वगैरह बेच रहे हैं, उसके ऊपर आप कमीशन वगैरह पे कर रहे होते हैं, तो रिमेंबर अगर आप वो बेच रहे हैं उस पर्सन को जिसका नाम एटीएल में है, जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, तो अगर आप उसको कमीशन पे करें, जितनी भी पे करें आपको अलाउ होती है। लेकिन अगर आप उस बंदे को बेच रहे हैं जिसका नाम एटीएल में नहीं है, तो सिर्फ आप मैक्सिमम 0.2% ऑफ टर्नओवर की या सेल्स की जो है वो लेस करवा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं करवा सकते। जैसे ये सवाल है, अख्तर लावा जूस प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो रिटेल आइटम्स में फॉल कर रहे हैं थर्ड स्केड्यूल में, उसने ये अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की, उसने सेल्स की है 5 मिलियन की और उसने कमीशन पे की है 1.5 लाख रुपए की फॉर दैट सेलिंग ऑफ जूस।
हमने इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है अजम्पशन देते हुए। इसका अगर नाम ATL में हो तो कितनी होगी, अगर उसका नाम ATL में नहीं है तो फिर कितनी इनकम बनेगी, ये हमने देखना है। देखिए अगर उसका नाम ATL में है ना, तो जो उसने सेल्स की होंगी वो हम सेल्स ले लेंगे। ये इसकी 5 मिलियन की सेल्स है, तो उसमें से लेस कर देंगे। जो भी हमारी कमीशन होगी 1.5 लाख की, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। रिमेनिंग जो होगा 4850000, ये क्या कहलाएगी, ये इसकी इनकम कहलाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसका नाम ATL में नहीं है तो फिर अगर हमने कमीशन लेस करनी है तो इसको सिर्फ मैक्सिमम 0.2% तक ही अलाउ होगी। मतलब हम देखेंगे इसकी सेल्स कितनी है, इसकी सेल्स आ जाएंगी 5 मिलियन की, उसमें से हम लेस करवाएंगे कमीशन। अब कमीशन में हम लेंगे एक्चुअल कमीशन कितनी पे की है, दैट इज 150,000, और लेंगे 0.2% ऑफ दैट टर्नओवर। कितना बनेगा, 5 मिलियन का 0.2%। दस हजार, तो इसको जो ओवर एंड अबव होगी वो डिसअलाउ हो जाएगी, 10,000 तक क्लेम कर सकेगा कमीशन, बाकी जो है वो इसको डिसअलाउ हो जाएगी। तो ये होता है कि अगर आपका नाम ATL में नहीं है, आप एफेक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो 0.2% तक की कमीशन जो है आप क्लेम कर सकते हैं। उससे ऊपर की कमीशन जो है वो इनएडमिसिबल है, वो आपको एड बैक करनी पड़ेगी। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है इसको आपने क्रैम करना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में 4 से 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आ सकता है पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड। कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स अगर आपने कोई इनकर कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं या क्या उसका रूल होगा, वो देखना है। तो सिंपल सी बात है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मार्क्स पेपर में आया हुआ है और मल्टीपल टाइम, न्यूमरस टाइम जो है वो उसने पेपर में ही पूछा हुआ है। तो इसमें सिंपल सा है कि अगर आपके एक्सपेंडिचर्स इनकर हो रहे हैं ऑन योर फॉरेन कस्टमर या फॉरेन डेलीगेशन, फॉरेन कंट्री में, या हेड ऑफिस ने कोई एक्सपेंसेस एलोकेट किए हैं फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस, आप इन्हें क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये एक्सपेंसेस आपने पाकिस्तान में इनकर किए हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन पे, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। आप अपने फॉरेन कस्टमर्स की, सप्लायर्स की एंटरटेनमेंट में खर्चा कर रहे हैं, आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग, एम्प्लॉयज की मीटिंग के ऊपर खर्चे वगैरह कर रहे हैं, आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। या आप कोई नई ब्रांचेस वगैरह ओपन करते हैं, उन नई ब्रांचेस की ओपनिंग के ऊपर अगर आप कोई एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये 4-5 बातें हैं, इन्हें को आपने एज इट इज क्रैम करना है, इनको एज इट इज रट्टा मारना है आपने। ये 4 से 5 नंबर का सवाल जो है वो आपको पेपर में एक्सपेक्टेड है, और मल्टीपल टाइम 3 से 4 दफा पेपर में ये आया भी हुआ है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, जो अनअप्रूव्ड है, अगर आप उसमें कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हैं तो आप उस कंट्रीब्यूशन को कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अनअप्रूव फंड में जो कंट्रीब्यूशन वगैरह होती है आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कोई भी ग्रेचुटी फंड है, अप्रूव ग्रेचुटी फंड में आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आप उस फंड की टोटल अमाउंट का मैक्सिमम 50% तक ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर 50% से ज्यादा का चल रहा है तो आप फिर सिर्फ 50% तक ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे।
Is that clear? उसके बाद अगर आपका प्रोविडेंट फंड है और आप प्रोविडेंट फंड में से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपने ये इफेक्टिव अरेंजमेंट बनाई हुई है कि जब भी आप प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड में से पेमेंट्स करेंगे, जब भी आप इन सुपर एनुएशन फंड में से पेमेंट्स वगैरह करेंगे, तो उन पेमेंट्स में से क्या होगा, आपके पेमेंट करते हुए आपने इफेक्टिव अरेंजमेंट की हुई है कि आप टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट मौजूद है तो आपको पेमेंट्स जो है वो बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे ऊपर अलाउ हो सकती हैं। उसके अलावा कोई फाइन, कोई पेनल्टी जो आपने पे की है फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, वो हमेशा आपकी इनएडमिसिबल होती है, वो कभी भी आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, जो बिजनेस पेनल्टीज होती हैं ये आपको अलाउ होती हैं, इन्हें आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये जो वायलेशन ऑफ लॉ होती है ये कभी भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना कि ये पेनल्टीज कभी भी जो वायलेशन ऑफ लॉ पे हैं वो कभी भी क्लेम नहीं हो सकती। बिजनेस पेनल्टी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, महीने में चीज़ें डिलीवर कर देंगे, आप महीने में चीज़ डिलीवर नहीं कर पाए, उसने केस कर दिया, आप केस हार गए, आपको कोर्ट ने कहा इसको जुर्माना पे कर दो। जो जुर्माना पे किया होगा वो आपका एक बिजनेस एक्सपेंस है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई लेट टैक्स पे किया है, उसकी जगह वजह से सरचार्ज पड़ गया, कोई आपने वायलेशन की है लॉ की, उसकी वजह से फाइन वगैरह पड़ रहा है, तो ये कभी भी आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा जो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं, जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, ये भी कभी भी एज अ बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकती। उसके अलावा कोई भी अमाउंट जो आपने रिजर्व फंड में कैपिटलाइज की हुई है, आप उसे भी एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है, इसका जो रिलेशन है वो आपके एओपी के साथ है कि अगर कोई एओपी है वो अपने पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इस तरह की रेम्यूनरेशन वगैरह पे कर रही है, वो उस सैलरी को, उस रेम्यूनरेशन को कभी भी अपना बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे ऊपर क्लेम नहीं कर सकती। ये जो सैलरीज पे कर रही होगी ना पार्टनर्स वगैरह को, ये हमेशा इनएडमिसिबल होती है, ये हम ऐड बैक कर देते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही होती। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एओपी एओपी आप लोगों ने लगाई होती है, एओपी में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एओपी की टैक्सेशन और बिजनेस की टैक्सेशन सेम ही होती है। वो जब मेंबर्स को शेयर मिलता है तो मेंबर्स को शेयर जब मिलता है उसमें फिर हम एक एडिशनल स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एओपी की टैक्सेशन और बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है। एक चीज़ बस याद रखनी है कि एओपी जो है अगर उसने अपने किसी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज फीस कुछ भी पे किया है, वो इनएडमिसिबल है, वो एड बैक हो जाएगा। हाँ, पेपर में ये कह सकता है कि 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए की बिल्डिंग थी, पार्टनर ए ने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है एओपी को जहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे पार्टनर ए को रेंट पे कर रहे होंगे, ये बिजनेस एक्सपेंस है, ये क्लेम हो सकता है। इसके बारे में वो आपको पेपर में इस तरह का पॉइंट गिवन कर सकता है, बिकॉज ये बिजनेस एक्सपेंस होगा। अदरवाइज आप उन्हें सैलरीज पे कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन, कमीशन वगैरह पे कर रहे हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, इनएडमिसिबल होते हैं। 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं पूरे 9 बजे पेमेंट्स थ्रू बैंकिंग चैनल।
आवाज आ रही है? जी जनाब, चलें आगे। इतना कर बहुत है आज के लिए। मुझे बड़ा हैवी किस्म का हो रहा है, फ्लू, बोला भी नहीं जा रहा। यहाँ तक कोई सवाल वगैरह है तो आप पूछ लें। यहाँ से कल ऑनवर्ड इसके खाना कवर करवा के परसों मैं आपको इसका न्यूमेरिकल और पास्ट रेफर करवा दूंगा, क्योंकि सेक्शन 21 खत्म हो गया। अब बस पेमेंट का रूल है, उसके बाद खत्म। यहाँ तक क्लियर है? अब जितने रूल्स हैं, ये रूल्स सिर्फ आपको पता होने चाहिए। ये रूल्स हैं, ये न्यूमेरिकल में इसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसमें रट्टे मारने वाली चीजें ना होने के बराबर है। अभी तक सिर्फ एक ही चीज कहा था, डैट वाज, दो चीजें बताई हैं, एक स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शंस और एक एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। सिर्फ ये दो चीजें जो है ये क्रैम करने वाली हैं, बाकी कोई भी नहीं है इसके अलावा। न्यूमेरिकल्स कितनी सारी एडजस्टमेंट है, कैसे याद रखेंगे? मैंने साबित कर दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल्स में 90% एडजस्टमेंट्स कॉमनली रिपीटेड है। पता नहीं कैसे आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, कल इसको देखते हैं यहाँ से ऑनवर्ड।